जाहिद नफीस, कन्वीनर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। मुजाहिद साहब, वो आपने एक लेटर लिखा है यूसीसी कमेटी को, वो लेटर में क्या मुख्य मांग रही है? आपको मालूम है कि यूसीसी कमेटी ने गुजरात में यूसीसी कानून बनाने के लिए जनता के प्रतिभाव मांगे हैं और ये प्रतिभाव मांगने की आखिरी तारीख 24 मार्च है। जबकि जब ये कमेटी बनाई गई थी तो इस कमेटी का कार्यकाल 45 दिन का था, जिसको बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। तो जब कमेटी का कार्यकाल डबल हुआ तो ये जो प्रतिभाव मांगने की तारीख है इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा कि ये रमजान का महीना है, मुसलमान इस महीने में इबादत में पूरी तौर पर लीन होते हैं। लोग दुनियावी कामकाज छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान शरीफ और तरावी में मशगूल होते हैं। और ऐसे वक्त में जनता के प्रतिभाव मांगना ये अपने आप में एक शक पैदा करता है कि ताकि कम से कम आपत्तियां उसमें आए जिससे वो कानून अपनी मर्जी का बना सकें। इसलिए हमने एक चिट्ठी अध्यक्ष यूसीसी कमेटी गुजरात को लिखी है कि आप ये जो प्रतिभाव मांगने की तारीख है इसको आप बढ़ाइए, क्योंकि रमजान का महीना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के इसमें प्रतिभाव आ सके। और हमारी तो सीधे तौर पे मांग है कि प्रतिभाव में हम लोगों ने सीधे तौर पे कहा है कि ये गैर बंधारणीय है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक चीज को रिजेक्ट करना है और इसको रिजेक्ट किया जाए। मुजाहिद साहब, आपने बीते दिनों एक अभियान शुरू किया था, उसके बारे में बताइए, किस हद तक उस अभियान को कामयाबी मिली? हम लोगों ने 11 तारीख को रिजेक्ट यूसीसी अभियान गुजरात में पहला ऐसा अभियान था जो जनता के बीच में जाके जनता के प्रतिभाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत हम लोगों ने एक मिस्ड कॉल का भी नंबर दिया था। आज दोपहर 12 बजे तक 38,117 कॉल्स हमारे पास आई हैं। विभिन्न माध्यमों से लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, लोग ईमेल कर रहे हैं, लोग मिस्ड कॉल कर रहे हैं और गुजरात का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से फोन कॉल्स नहीं आ रहे हैं और सबका एक ही सुर में मांग है रिजेक्ट यूसीसी। इस कैंपेन को अगर आप कच्छ में देखें, आप इसको दक्षिण गुजरात में देखें, आप इसको उत्तर गुजरात में देखें, आप इसको मध्य गुजरात में देखें, गांव में देखें, तो आपको पता लगेगा कि लोग किस अपने सारे चीजों से बाहर निकलकर लोग रिजेक्ट यूसीसी अभियान के साथ आ रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है काफी अच्छा प्रतिभाव उसको मिलता है। आगे अभी ये पहला कदम है, क्योंकि अभी प्रतिभाव मांगे हैं। प्रतिभाव के बाद जब ये अपना ड्राफ्ट पेश करेंगे, उस ड्राफ्ट पर हम लोग सरकार और विपक्ष के साथ बात करेंगे कि इस ड्राफ्ट को खारिज किया जाना चाहिए और इसको अगर इसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा कि अगर इसको हमको सड़क से लेके कोर्ट तक भी ले जाना पड़े तो हम लोग इसको सड़क पर भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसको कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से देखा जाए यूसीसी अगर लागू होता है उससे जो संवैधानिक हनन है, जो संवैधानिक अधिकार है उसके हनन है, वो क्या है मुख्य, और इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है? संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिक मूलभूत अधिकार है, जिसमें 26, 27, 28 साफ तौर पर कहता है कि अल्पसंख्यकों के धर्मों को अपने धर्मों का पालन करने की पूरी तरह से मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा किताब कुरान शरीफ है। इस कुरान शरीफ के एक भी हर्फ को बदला नहीं जा सकता और कुरान शरीफ के सूरह निसा और दूसरी सूरह बरका और दूसरे आयतों में जिंदगी जीने के, शादी के, तलाक के, वारसाई के, मेंटेनेंस के तमाम चीजों का बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है और मुसलमान 1400 सालों से इस पर कायम रहते हुए करते चले आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेंटेनेंस की बात है, जो वारसाई की बात है, ये सबसे ज्यादा मुकदमे कोर्ट्स में किसके हैं? वो मुसलमानों के नहीं हैं, वो तो हिंदुओं के मुकदमे हैं। आपको अपने अंदर सुधार लाने के बजाय हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को दूसरे अल्पसंख्यक धर्मों पर थोपने की जो कोशिश है, हमारा पूरे का पूरा विरोध इस बात से है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल्स में मूलभूत अधिकार दिए तो आर्टिकल 44 जो वो पूरे देश के लिए कहता है, वो किसी राज्य के लिए नहीं कहता है। अगर ये राज्यों के लिए होगा तो फिर जो शेड्यूल्ड 5 के इलाके हैं वो तो गांव में भी यूसीसी बनाएंगे,
तब कैसे हैंडल किया जाएगा? आप क्या ये इस यूसीसी से जो जैन समाज में संथारा की प्रथा है, आप उसको क्या अवैध घोषित कर देंगे? आप दूसरे धर्मों में, दूसरे जातियों में जो प्रथाएं हैं, आपने कहा अनुसूचित जनजाति को अलग कर देंगे। तो जब अनुसूचित जनजाति जो गुजरात की 14 से 15% आबादी है, उसको अलग कर देंगे तो ये यूनिवर्सल हो ही नहीं। इसीलिए इसका नाम मैंने टारगेटेड सिविल कोड दिया कि ये टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के धर्मों को, खास तौर पर मुसलमान और ईसाइयों को टारगेट करने के लिए ये लाया जा रहा है। और ये इनके मूलभूत कुरान के जो वर्सेस हैं, जो आयतें हैं, उनको असर करेगा। इसलिए हमारा उस पर विरोध है। सूरह अन-निसा को अगर आप पढ़ें, सूरह अल-बरका को अगर आप पढ़ें, उसमें जिंदगी जीने के तमाम उसूल उसमें लिखे हुए हैं और जिन पर मुसलमान चलता चला है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ तलाक, हमारे यहाँ शादी मुसलमानों में एक कॉन्ट्रैक्ट है, लड़की भी अलग हो सकती है, लड़का भी अलग हो सकता है, खुला ले सकती है लड़की, लड़का तलाक ले सकता है। वो कह रहे हैं नहीं, 1 साल तक आप कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप तो लोगों को फंसाए रखने के चक्कर में हैं। आपने कहा पॉलीगमी नहीं होगी, एक से ज्यादा शादियां नहीं होगी, कुरान में इसका साफ साफ जिक्र है, ताकि कोई विधवा है, कोई बेसहारा है, इन सब की शर्तें हैं, तमाम चीजें उसमें मौजूद है। आप हिंदू धर्म में अगर शादी 7 जन्मों का बंधन है तो वो दूसरे धर्मों में नहीं हो सकता, वो उनके धर्मों की किताब के हिसाब से होगा। तो वो हिंदू धर्म का जो कोड है वो दूसरे धर्मों पे लादने की कोशिश है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मुझे ऐसा भी ये कानून अगर लागू हो जाता है तो कई सामाजिक बुराइयां भी पैदा होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जैसे कि शादी आप नजदीकी रिश्ते में नहीं कर सकते, जबकि देखा गया कि वो शादियां ज्यादा टिकती थी क्योंकि लोगों के बीच में आपसी सहमति से ऐसी चीजें होती थी। तो अब जो शादी का रेशियो है या उसमें जो दिक्कतें आएगी वो भी काफी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले कहा कि अगर कोर्ट्स में देखा जाए तो किसके मुकदमे ज्यादा प्रतिशत में चल रहे हैं, तो मुसलमानों के मुकदमे कोर्ट्स में ज्यादा प्रतिशत में नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक रीति रिवाज है, जो कुरान में जो जिस तरह का प्रोविजन दिया हुआ है, उसके चलते जो परिवार के अंदर शादियां हैं, जो जमात के अंदर शादियां हैं, उनके चलते बहुत सारे जो पारिवारिक मसले हैं वो अपने समाज और परिवार में बैठ के सुलझ जाते हैं। और इसके चलते हमारे जो कोर्ट्स में मामले हैं वो बहुत कम संख्या में हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं, हिंदू समाज में जो शादियों को लेके जो उनके प्रोविजंस हैं, वो सब हमारे ऊपर थोप कर हमारे जो मूलभूत मुसलमान होने का तत्व कुरान को मानना है, उससे उनको पथभ्रष्ट करने का ये कानून लाया जा रहा है। एक दूसरी चीज ये भी दिखाया गया कि आपके बाद या आपके पहले जो यहाँ जो मौजूदा विधायक है, पूर्व विधायक है, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी और मांग की है कि भाई तारीख जो है सुझाव का बढ़ाया जाएगा। आपको लगता है कि मुस्लिम संस्थाएं या जो भी मुस्लिम इश्यूज पर लोग काम करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि मजबूती से आवाज? बिल्कुल, इस पर लोगों को बहुत समन्वित तरीके से काम करना चाहिए। ये मसला एक धर्म को धर्म भ्रष्ट करने के से जुड़ा हुआ मसला है। इस पर सभी को अपने भेदभाव भुलाकर एकजुट आवाज करके एक ही दिशा में कि हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं और इसके जो तमाम प्रोविजंस हैं, इसकी जो तमाम लड़ाइयां हैं, वो एकजुट एक सुर से अगर होंगी तो इंशाल्लाह इसमें हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और मैं ये अपील भी करता हूं कि सभी लोग इस तरह के जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सब लोग जमा हों और एक लक्ष्य लेकर इस कानून को रिजेक्ट कराने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाएं। एमसीसी आने वाले दिनों में जो ये अभियान शुरू किया है, क्या अहमदाबाद से निकल के बाहर भी इस तरीके से आपकी मुलाकात, मीटिंग वगैरह की तैयारी? लगातार मीटिंग्स हैं। मैं अभी मोरबी होके आया हूँ, कल आनंद जा रहा हूँ, मैं कच्छ में चल रहा है, दक्षिण गुजरात में चल रहा है, साथ ही तमाम जिलों में लगे हुए हैं, तमाम जगह मीटिंग्स हो रही हैं। बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ रही हैं, लोग छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन पूरे गुजरात में तमाम जगह एमसीसी से जुड़े हुए साथी, एमसीसी से जुड़े हुए संगठन, तमाम लोग मिलकर वहां पर इस पूरे अभियान को आगे ले जाने में जुटे हुए, दिन रात जुटे हुए हैं। अभी तरावी के बाद बहुत सारी जगहों पर स्टॉल लगाकर, सड़कों पर निकलकर, मस्जिद के बाहर और गली चौराहों पर लोग मिस्ड कॉल और ईमेल कराने का अभियान में जुटे हुए हैं। तो सारे गुजरात में एमसीसी
बहुत सघनता के साथ है। सोशल मीडिया पे भी जिसकी बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह ये गुजरात का एक ऐसा कैंपेन बनेगा जो एक सुर में लाखों की तादाद में अपना विरोध लोग इसके जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे।